Good morning everyone, this is Kirti Tiwari and in this video we will discuss practice paper 29 from Dr. Ranjit Singh and practice paper 28 I have already uploaded on the channel. So guys, if you are preparing for TGT PGT English and visiting first on my channel, so please subscribe it so that you may get all the videos of the series, because this series is very beneficial for all state TGT exams. And now discuss the practice paper 29. देखिए प्रैक्टिस पेपर 29 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। देखिए पहला क्वेश्चन, लव एंड ट्रीटमेंट ऑफ नेचर सब्जेक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी आर फाउंड इन द इंग्लिश पोइट्री ऑफ, यानी कि इंग्लिश पोइट्री में लव ट्रीटमेंट ऑफ नेचर का सब्जेक्टिविटी एंड स्पॉन्टेनिटी पाई जाती है, किस एज में पाई जाती है? सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, रोमांटिक एज। इन रोमांटिक एज में इस जो स्पॉन्टेनिटी है और ट्रीटमेंट ऑफ नेचर है वो पोइट्री में पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, लव ऑफ द मिडिल एजेस इम्पोर्टेंस ऑफ इमेजिनेशन एंड नोट ऑफ मेलंकली प्रिवेल इन द इंग्लिश पोइट्री ऑफ। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, रोमांटिक एज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, हु इज कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर। वर्शिपर ऑफ नेचर किसे पुकारा जाता है? सो एवरीबडी नोज विलियम वर्ड्सवर्थ इज कॉल्ड वर्शिपर ऑफ नेचर, लवर ऑफ नेचर। वो उन्हें नेचर का पुजारी कहा जाता है और प्रेमी कहा जाता है नेचर का। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, विच राइटर ऑफ रोमांटिक एज रिगार्ड नेचर एज बेस्ट टीचर, यानी कि रोमांटिक एज का कौन सा राइटर नेचर को बेस्ट टीचर मानता है? सो विलियम वर्ड्सवर्थ। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, विलियम वर्ड्सवर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉन्स हिज कंटेम्प्रेरी सोसाइटी अगेंस्ट मैटेरियलिज्म, यानी मैटेरियलिज्म के विरुद्ध अपनी सोसाइटी को कौन वॉर्न करता है? सो विलियम वर्ड्सवर्थ। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सी, हु इज़ द को ऑथर ऑफ लिरिकल बेलाड्स, यानी कि लिरिकल बेलाड के को ऑथर कौन है? ये आपको पता है कि लिरिकल बेलाड इज़ अ वर्क बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जिसके को ऑथर रहे हैं उन्होंने। ये उनका एक जॉइंट वेंचर था, किसके साथ? कॉलरिज के साथ। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज के साथ मिलकर इन्होंने इसे कंप्लीट किया था, जिसमें कि इनकी 19 पोएम इनकी थी वर्ड्सवर्थ की, एंड 4 पोएम्स कॉलरिज की भी थी इसके अंदर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ एस.टी. कॉलरिज। तो एस.टी. कॉलरिज का जो फुल नेम है वो क्या है? सैमुअल टेलर कॉलरिज। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सैमुअल टेलर कॉलरिज उनका फुल नेम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच रोमांटिक पोइट गिव्स द थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन। तो कौन से रोमांटिक पोइट ने थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन दी है? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, कॉलरिज। कॉलरिज ने थ्योरी ऑफ इमेजिनेशन दी, अपनी उन्होंने बुक लिखी बायोग्राफिया लिटरेरिया, जिसमें उन्होंने इमेजिनेशन को 2 भागों में बांटा है। एक होती है प्राइमरी इमेजिनेशन और एक होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, हु सपोर्ट द यूज़ ऑफ अनकॉमन लैंग्वेज इन पोइट्री, यानी पोइट्री में अनकॉमन लैंग्वेज को कौन सपोर्ट करता है? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज अनकॉमन लैंग्वेज के सपोर्टर हैं, जबकि आपको पता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ कॉमन लैंग्वेज को के पक्ष में थे, उसे सपोर्ट करते थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट द पोएम द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। एंशियंट मैरिनर जो पोएम है ये किसने लिखी है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एस.टी. कॉलरिज ने लिखी है और ये लिरिकल बेलाड में भी पब्लिश हुई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, हु रोट द पोएम द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर किसकी पोएम है? सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, एस.टी. कॉलरिज। और ये आपको पता होगा कि जो लिरिकल बेलाड है उसकी ये फर्स्ट पोएम है। बिगनिंग मतलब जो उसकी शुरुआत होती है वो इसी पोएम के साथ होती है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11, विच लिटरेरी क्रिटिसिज्म बुक एस.टी. कॉलरिज इज फेमस फॉर। एस.टी. कॉलरिज कौन सी क्रिटिसिज्म बुक के लिए फेमस है? कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी? सो उन्होंने लिखी थी बायोग्राफिया लिटरेरिया इन 1817।
1817 में इन्होंने ये क्रिटिसिज्म बुक लिखी थी, बायोग्राफी लिटरेरिया। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ पी वी शैली? पी वी शैली का फुल नेम क्या है? सो पर्सी बेसी शैली उनको कहा जाता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, हु रोट द पोएम ओज़िमेंडियाज? सो ओज़िमेंडियाज लिखी गई है पी वी शैली के द्वारा। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 14, हु रोट द पोएम ऑड टू द वेस्ट विंड? ऑड टू द वेस्ट विंड पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? ये पोएम है पी वी शैली की, जिसे उन्होंने फ्लोरेंस में लिखा था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, हु रोट द पोएम हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी? हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी इज अ पोएम बाय पी वी शैली। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, हु रोट द पोएम मास्क ऑफ एनार्की? मास्क ऑफ एनार्की किसने लिखी है? ये भी पी वी शैली की पोएम है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, हु रोट द पोएम डेमन ऑफ द वर्ल्ड? डेमन ऑफ द वर्ल्ड किसकी पोएम है? ये पोएम है पी वी शैली की। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द पोएम द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम किसकी पोएम है? ये बहुत फेमस पोएम है पी वी शैली की। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, पी वी शैली। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19, विच रोमांटिक पोइट इज़ नोन फॉर द यूज़ ऑफ सेंसुअसनेस इन हिज पोइट्री? यानी किस रोमांटिक पोइट को अपनी पोइट्री में सेंसुअसनेस के लिए जाना जाता है? सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, जॉन कीट्स। जॉन कीट्स इज़ फेमस फॉर सेंसुअसनेस। वो सेंसुअसनेस के लिए बहुत फेमस है, इसे यूज़ करते हैं अपनी पोइट्री में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 20, हु डाइड यंगेस्ट एमंग द रोमांटिक पोइट? यानी कि रोमांटिक पोइट में सबसे यंगेस्ट यानी सबसे छोटी एज में किसकी डेथ हुई थी? सो जॉन कीट्स। ठीक है, तो राइट ऑप्शन विल बी डी। जॉन कीट्स की एज बहुत कम एज में इनकी डेथ हो गई थी, 1821 में इनकी डेथ हो गई थी और 1795 में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21, पिटारकन सोनेट हैज़ 2 पार्ट। ठीक है, पिटारकन सोनेट मैंने बताया था कल, इटालियन जो सोनेट के 2 पार्ट होते हैं, मतलब 2 प्रकार की सोनेट होती हैं। एक तो होती है इंग्लिश सोनेट और एक होती है इटालियन सोनेट। तो जो इटालियन सोनेट होती है उसी को पिटारकन सोनेट भी कहा जाता है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है ऑक्टेव और एक होता है सेस्टेट। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ये ऑक्टेव एंड सेस्टेट में डिवाइडेड होती है। ऑक्टेव में कितनी लाइन्स होती हैं? 8 और सेस्टेट में 6 लाइन होती हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, देयर आर डैश लाइंस इन ऑक्टेव ऑफ पिटारकन सोनेट। सो आप मैंने अभी बताया आपको, जो ऑक्टेव होता है पिटारकन सोनेट में उसमें 8 लाइंस होती हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी 8। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द ऑक्टेव ऑफ पिटारकन सोनेट प्रेजेंट ए। जो ऑक्टेव होता है पिटारकन सोनेट का वो क्या प्रेजेंट करता है? सो ये प्रेजेंट करता है क्वेश्चन और प्रॉब्लम को। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम को ये प्रेजेंट करता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 24, द राइमिंग स्कीम ऑफ सेस्टेट इज। जो सेस्टेट है उसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? सो उसकी राइमिंग स्कीम होती है CDE CDE। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, CDE CDE। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पिटारकन सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड। यानी पिटारकन सोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? सो द राइट ऑप्शन विल बी द मिल्टनिक सोनेट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इन विच ईयर वर शेक्सपियर सोनेट फर्स्ट पब्लिश्ड। शेक्सपियर की जो सोनेट है वो कौन सी ईयर में पहली बार पब्लिश हुई? सो ये पब्लिश हुई थी 1609 में और थॉमस थ्रोप के द्वारा ये पब्लिश हुई थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी 1609। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू होम किसके अनुसार पॉप वाज एबल टू प्ले ओनली अपॉन वन इंस्ट्रूमेंट। यानी कि जो पॉप हैं वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट पर खेल पाते हैं। द हीरोइक कपलेट व्हेन ही अटेम्प्टेड एनी अदर फॉर्म ऑफ वर्स द रिजल्ट इफ नॉट टोटल फेलियर वाज मीडियोकर्टी है ना। तो यह कहने का ये मतलब है कि किसके अनुसार पॉप जो हैं केवल एक ही इंस्ट्रूमेंट को यूज़ कर पाते हैं अपनी पोइट्री में, केवल किसको? हीरोइक कपलेट को। इसी के लिए वो जाने जाते हैं। व्हेन ही अटेम्प्ट एनी अदर, मतलब अगर जब भी उन्होंने कोई अदर फॉर्म यूज़ करी पोइट्री में तो उसका रिजल्ट क्या रहा? मतलब टोटल फेलियर तो वो असफल तो वो नहीं हुए, बट मतलब ठीक ठाक लेवल रहा था उनका।
तो कहने का ये मतलब है कि केवल जो पॉप हैं वो केवल हीरोइक कपलेट ही यूज़ कर पाते हैं अपनी पोइट्री में। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, जॉन डेनिस ने ये कहा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28। हीरोइक कपलेट हैज़ बीन मच यूज्ड इन ट्रांसलेटिंग वॉट, यानी हीरोइक कपलेट का बहुत ज़्यादा यूज़ किसे ट्रांसलेट करने में किया गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ट्रांसलेटिंग एपिक, यानी एपिक को ट्रांसलेट करने में किया गया एंड पॉप ने एपिक को ट्रांसलेट भी किया था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 29। पॉप हैज़ यूज्ड व्हाट काइंड ऑफ कपलेट, यानी जो पॉप थे वो किस तरह का कपलेट यूज़ करते थे इन हिज पोइट्री। सो द टाइटर एंड मोर कंप्रेस्ड, सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 30। जॉफ्री चौसर क्रिएटेड द हीरोइक कपलेट एंड यूज्ड इट इन, मैंने कहा जॉफ्री चौसर ने क्या क्रिएट किया, हीरोइक कपलेट को क्रिएट किया है ना, तभी तो उन्हें फादर ऑफ पोइट्री कहा जाता है। काफ़ी चीज़ें लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस ही इन्होंने कहा करवाया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ पोइट्री, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट और फादर ऑफ लिटरेचर, ये सब इनको मतलब एडजेक्टिव दिए जाते हैं। तो इन्होंने जो हीरोइक कपलेट का यूज़ किया था द लीजेंड ऑफ गुड वुमेन में फर्स्ट टाइम किया था। सो द राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 31। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द राइटर ऑफ हीरोइक कपलेट, निम्न में से कौन हीरोइक कपलेट का राइटर नहीं है। तो चौसर हैं, ड्राइडन हैं, जो नहीं है वो आइडेंटिफाई करना है। तो कौन नहीं है, जॉन मिल्टन नहीं है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, डी हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32। ब्लैंक वर्स इज अ पोइटिक फॉर्म रिटिन, ब्लैंक वर्स क्या होती है, एक पोइटिक फॉर्म होती है जो लिखी जाती है इन आइम्बिक पेंटामीटर लाइंस, जो कि अनराइम्ड होती हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, इन आइम्बिक पेंटामीटर लाइन अनराइम्ड। देखिए, नोट द फॉलोइंग MCQs 33 to 52 आर फ्रॉम किंग लियर, यानी कि कुछ यहाँ MCQs दिए जा रहे हैं 33 से 52, वो किंग लियर ट्रेजेडी से लिए गए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33। बाय द एंड ऑफ द प्ले whom डज लियर वैल्यू अबव एवरीवन एल्स, यानी कि एंड प्ले के एंड में जो लियर है, किंग लियर, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, कॉर्डेलिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 34। विलन फाइट अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड सोशल ऑर्डर, यानी कि समाज में जो स्थापित सोशल ऑर्डर होता है, एक सामाजिक जो दायरा होता है, उसके अगेंस्ट फाइट करता है इस प्ले के अंदर, वो कौन है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, एडमंड। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट डज एडमंड वांट थ्रू आउट द प्ले, जो पूरा प्ले है, पूरा एंटायर प्ले के दौरान जो एडमंड है वो क्या चाहता है। वो चाहता है कि वो उसे एक वैध बेटा समझा जाए, क्योंकि वो ग्लोसेस्टर का एक इलेजिटिमेट सन है, तो वो चाहता है कि उसे लेजिटिमेट समझा जाए। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 36। व्हाट ट्रेड डू गॉनरेल एंड रीगन शेयर, यानी कौन सा ट्रेड गॉनरेल एंड रीगन शेयर करती हैं इक्वली। सो एक कैपेसिटी फॉर ईवल, यानी कि जो बुराई करने की क्षमता है दोनों बहनों के अंदर, वो समान रूप से विद्यमान है, एक जैसी है दोनों में, कोई भी कम नहीं है किसी से। गॉनरेल में जितनी बुराइयां हैं उससे कहीं ज़्यादा रीगन के अंदर हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 37। वॉट आर द नेम्स ऑफ लियर्स चिल्ड्रन, लियर के जो चिल्ड्रन हैं उनका नाम क्या है। तो आपको पता ही है कि रियन के जो चिल्ड्रन हैं उसके पास 3 डॉटर हैं, ठीक है, कोई बॉय तो है नहीं है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, और तीनों जो डॉटर हैं उनका नाम क्या है, रीगन, गॉनरेल एंड कॉर्डेलिया। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 38। वाई डज द किंग ऑफ फ्रांस मैरी कॉर्डेलिया, ठीक है, जो किंग ऑफ फ्रांस है वो कॉर्डेलिया से क्यों शादी करता है। बिकॉज ऑफ हर वर्च्यू, क्योंकि उसके जो गुणों को देखकर वो उससे शादी करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। विच करेक्टर डिस्गाइजेज हिमसेल्फ एज ए क्रेजी बैगर, ठीक है, कौन सा करेक्टर अपने आप को एक क्रेजी बैगर के रूप में मतलब डिस्गाइज किए रहता है प्ले के अंदर। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए,
एडगर। एडगर एक्चुअली ग्लॉसेस्टर का लेजिटिमेट सन है, बड़ा बेटा है और वैद्य है। लेकिन जो एडमंड है वो आपने प्ले पढ़ रखा होगा, उसके मतलब आगे से इतनी कॉन्स्पिरेसी कर देता है वो कि बेचारे को मजबूर होना पड़ता है एक पागल भिखारी का जीवन जीने के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 40। हु इज मैरिड टू गोनेरिल। ठीक है, मैरिड गोनेरिल की शादी किससे होती है, मतलब कौन ना, तो एल्बनी से होती है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 41। हाउ डज द फूल गिव लियर एडवाइस। जो प्ले के अंदर जो फूल है जेस्टर जोकर, वो लियर को एडवाइस किस तरह से देता है, थ्रू पन एंड सॉन्ग, है ना, पन और सॉन्ग के माध्यम से वो किंग लियर को एडवाइस देता है। क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट वाज द नेम ऑफ शेक्सपियर्स थिएटर कंपनी। शेक्सपियर की जो थिएटर कंपनी थी उसका नाम क्या था। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, द किंग्स मैन। और पहले इसी कंपनी को, किंग्स मैन को ही चैम्बरलेन मेन के नाम से जाना जाता था। बट जब जेम्स किंग का राज्य आया तब से इसे किंग्स मैन के नाम से जाना जाने लगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 43। हाउ डिड शेक्सपियर्स कंटेम्परेरीज परसीव हिज वर्क एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ठीक है, उनके डेथ के समय या उनके बाद शेक्सपियर के जो कंटेम्परेरी थे यानी कि समकालीन थे, उन्होंने उनके वर्क को किस रूप में लिया। ठीक है, सो एज टाइमलेस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। मतलब एज टाइमलेस क्यों, क्योंकि जो उनका वर्क था वो इतने एडवांस थे कि जो उनका वर्क था वो किसी मतलब टाइम लिमिट में बंधा हुआ नहीं था। मतलब कि वो अगर 16th सेंचुरी शताब्दी से रिलेटेड थे तो ये नहीं है कि उनका जो वर्क था उस पार्टिकुलर उस एज के लिए था, है ना। जैसे बेन जॉनसन ने कहा है ना, यू आर नॉट फॉर एन एज बट फॉर ऑल एज। तो वो सभी एजों पर एप्लीकेबल होता है। इवन आज की जनरेशन पर भी उनके जो कोट्स हैं और उनकी जो बातें हैं वो उतनी ही एप्लीकेबल हैं जितनी कि उस जमाने में थी। ठीक है, तो इसलिए फिर जो उनके समकालीन थे या क्रिटिक्स थे उन्होंने उनके जो वर्क को टाइमलेस माना, यानी कि टाइम का उसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 44। व्हाट प्लेज डिड शेक्सपियर राइट बिफोर एंड आफ्टर किंग लियर। यानी कि किंग लियर जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले शेक्सपियर ने कौन सा प्ले लिखा था और उसके बाद कौन सा प्ले लिखा था। तो गाइज जो किंग लियर है ये आया था हमारा मतलब शेक्सपियर का 1605 में, और इससे पहले आया उनका ओथेलो क्योंकि 1604 में आया, और 1606 में आया मैकबेथ। तो पहले कौन सा आ गया, ओथेलो, और बाद में कौन सा आया, मैकबेथ। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन डिड द इवेंट्स डिपिक्टेड इन किंग लियर सपोजली अकर। यानी कि किस जमाने की जो घटनाएं हैं, किस जमाने की घटनाओं पर किंग लियर प्ले उनका आधारित है, कौन से जमाने की घटनाएं मतलब ली गई हैं। सो द 8th सेंचुरी BC। ठीक है, 8th सेंचुरी से ये जो इवेंट हैं वो मानी जाती हैं इसमें जो दिखाई गई हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 46। Which historical event may have influenced Shakespeare as he wrote the play। यानी कौन सी हिस्टोरिकल इवेंट थी जिसने शेक्सपियर को प्ले लिखने के लिए प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया। सो द डेथ ऑफ एलिजाबेथ एंड द सक्सेशन ऑफ जेम्स फर्स्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 47। हाउ डज लियर इनिशियली वांट टू पास ऑन हिज किंगडम। यानी कि जो किंग लियर हैं वो अपना जो किंगडम है वो किस तरीके से पास करना चाहते थे। सो बाई डिवाइडिंग इट बिटवीन हिज डॉटर्स। वो चाहते थे कि मैं इसे अपनी बेटियों के बीच में बांट दूं। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 48। हाउ डज लियर रिएक्ट व्हेन ही रियलाइज हिज डॉटर्स आर बिट्रेइंग हिम। ठीक है, जो लियर हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं जब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि उनकी बेटियों ने तो उन्हें धोखा दे दिया या धोखा देती हैं। तो सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। ही बिगिंस टू गो इंसान। वो पागल होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 49। व्हाट डू रीगन एंड कॉर्नवेल डू टू ग्लॉसेस्टर अपॉन डिस्कवरिंग दैट ही इज हेल्पिंग लियर। जब रीगन और कॉर्नवेल को पता चलता है कि वो हेल्प कर रहा है किंग लियर की,
तो वो क्या करते हैं ग्लॉसेस्टर के साथ, क्या करते हैं, वो उसे अंधा कर देते हैं। दे गॉक हिज आईज, उसकी आंखें बाहर निकाल लेते हैं ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, ब्लाइंड हिम, अंधा कर देते हैं उसे। नंबर 50, वो जो गोनरिल एंड एडमंड कॉन्स्पायर टू डू, जो गोनरिल हैं और एडमंड ने वो क्या कॉन्स्पिरेसी करते हैं, मिलके दोनों क्या कॉन्स्पायर करते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, किल एल्बनी, वो एल्बनी को मारने का एक्चुअली प्लान करते हैं दोनों मिलके। कौन? एडमंड एंड गोनरिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विच 3 करेक्टर्स आर स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ द प्ले, यानी कि प्ले के लास्ट में कौन से 3 करेक्टर्स जिंदा बचते हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, नहीं सॉरी बी, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा बी, एडगर, कैंट एंड एल्बनी, ये तीनों लोग बचते हैं, जबकि सब मर जाते हैं। तीनों डॉटर्स मर जाती हैं, गोनरिल और रीगन तो मरी जाती हैं, कॉर्डेलिया भी मर जाती है, और फिर उसके दुख में लियर भी मर जाता है ना। तो यही लोग बचते हैं बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस डज द प्ले रेज, ठीक है, निम्न में से कौन सा जो क्वेश्चन है इस प्ले से उठता है। इज द वर्ल्ड जस्ट, क्या वाकई ये संसार न्यायपूर्ण है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, इज द वर्ल्ड जस्ट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 53, हु सिंग्स दीज सॉन्ग्स, अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर विंड इन एज यू लाइक इट, कौन गाता है ये सॉन्ग, अंडर द ग्रीन वुड ट्री एंड ब्लो ब्लो द विंटर विंड। सो एमिन्स गाता है इन सॉन्ग्स को। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। और आपको पता होगा कि एक नोवेलिस्ट हैं, वो इस सॉन्ग से इतने इंस्पायर हुए कि उन्होंने अपने जो नोवेल का जो टाइटल है वो ये लाइन से उठाया है। ठीक है, तो कौन से नोवेलिस्ट हैं वो, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 54, फ्रॉम वेयर दीज लाइन्स हैव बीन टेकन एंड हु इज़ द स्पीकर, ये जो लाइन्स हैं नीचे दी हुई हैं ये कहाँ से ली गई हैं और कौन इनका स्पीकर है। TGT 1 में ये आया है। सो ये देखिए लाइन्स को, वी आर सच स्टफ एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप। सो कहने का मतलब है कि हम एक ऐसे स्टफ के बने हुए हैं जैसे कि ड्रीम्स बने होते हैं, एज ड्रीम्स आर मेड ऑन एंड अवर लिटिल लाइफ इज राउंडेड विद स्लीप, और हमारी लाइफ जैसे जैसे ड्रीम होते हैं ना, क्या होते हैं, जब हम सोते हैं तभी आते हैं और उस नींद में ही वो घूमते रहते हैं। जस्ट लाइक अवर लाइफ, मतलब हमारी जो लाइफ है बिल्कुल ड्रीम की तरह है, वो भी एक मतलब एक स्लीप के चारों इर्द गिर्द घूमती रहती है। यानी कि आपको पता ही है कि जब हम सपना देख रहे होते हैं तो पता नहीं हम क्या क्या देख लेते हैं सपने में। ठीक है, ऐसे ही लाइफ है, लाइफ में हम ये पता नहीं सोचते हैं ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन सबको पता है कि सबको कहाँ जाना लास्ट में, तो लास्ट सबका एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, हाँ इसका आंसर है, ये जो लाइन ली गई है ये टेम्पेस्ट से ली गई है और ये जो स्पीकर है इन लाइन्स का वो है प्रॉस्पेरो। सो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 55, विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजेडी, यानी कि शेक्सपियर के कौन से ड्रामा में बिल्कुल भी प्रोज नहीं है, मतलब ना, और वो एक वर्स फॉर्म में लिखा गया है, सो इसीलिए उसे लिरिकल ट्रेजेडी कहा जाता है। सो कौन सा प्ले है ऐसा उनका जो लिरिकल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। सो दिस इज रिचर्ड सेकंड, सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 56, हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स, ये जो लाइन्स हैं इन्हें कौन बोलता है। आई एम अ मैन मोर सिनर अगेंस्ट दैन सिनिंग, यानी कि मैं वह आदमी हूँ जो ज़्यादा सिनर है, मतलब पाप, मतलब अपराध से भी ज़्यादा अपराधी हूँ मैं वो आदमी हूँ। ये कौन बोलता है, ये बोलता है किंग लियर इन किंग लियर। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, किंग लियर इन किंग लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 57, हु स्पीक द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर, द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डॉथ फॉल। ये लाइन्स है, ये किसके द्वारा बोली गई है किंग लियर में, कि जब यंगर को जब खड़े होते हैं जब ओल्ड गिर जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो यंगर होते हैं उन्हें खड़े होने का मौका कब मिलता है, जब उनके रास्ते से ओल्ड मतलब बूढ़े लोग ख़त्म हो जाते हैं, हट जाते हैं, तभी तो उन्हें मौका मिलता है। यानी कि जब वो मर जाएंगे बूढ़े लोग, जब घर में जब बूढ़े लोग ख़त्म हो जाते हैं तभी तो उनकी प्रॉपर्टी पर उनका अधिकार होता है।
जो यंगर होते हैं, ये यहाँ उनका कहने का मतलब है। तो ये एडमंड बोल रहा है, क्योंकि जब ग्लॉसेस्टर जब तक नहीं मरेगा तब तक उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो अधिकार हैं, वो कैसे मिलेंगे उसको। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 58, द रेस्ट इज साइलेंस। ठीक है, ये लास्ट लाइन है, दीज आर द लास्ट वर्ड ऑफ, किसके लास्ट वर्ड है, बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। तो शेक्सपियर का एक प्ले है, आपका राइट जो ऑप्शन है वो सी हो जाएगा, हैमलेट। ये हैमलेट के द्वारा बोले गए ये वर्ड्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 59, हु कमेंटेड ऑन शेक्सपियर कॉमेडीज। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज, ही हैज़ ओनली हीरोइंस। यानी शेक्सपियर के ऊपर किसने कमेंट किया है कि शेक्सपियर के पास कोई हीरो नहीं है, केवल क्या है, हीरोइन है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, जॉन रस्किन। जॉन रस्किन का ये कमेंट रहा है, क्योंकि जो शेक्सपियर है उनकी हीरोइन शाइन करती हैं उनके प्लेस में, यानी कि जो उनकी हीरोइन होती हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, और जो प्ले की कहानी है वो उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रहती है। सो ज़्यादा मतलब शाइनिंग करती हैं हीरो से। इसीलिए जॉन रस्किन ने ये कमेंट किया था कि शेक्सपियर के पास तो क्या क्या है, केवल हीरोइंस हैं। नंबर 60, वर्ड्सवर्थ द लिरिकल बैलाड वॉज पब्लिश्ड इन। वर्ड्सवर्थ की लिरिकल बैलाड कब पब्लिश हुई थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 1798 में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61, हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द इगोटिस्टिकल सबलाइम। ये इगोइस्टिकल सबलाइम किसने बोला है वर्ड्सवर्थ को। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, कीट्स ने बोला है। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 62, लिरिकल बेलार्ड्स अपीयर्ड विद। जो लिरिकल बेलार्ड है वो इनका एक जॉइंट वेंचर है कॉलरिज के साथ, तो किसके साथ ये अपीयर्ड हुई थी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, 4 पोएम्स बाय कॉलरिज एंड 19 बाय वर्ड्सवर्थ। यानी कि टोटल पोएम्स कितनी है लिरिकल बेलार्ड में, 23, एंड पब्लिश हुई 1798 में। ठीक है। एंड नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 63, हु सैट द पोइट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। यानी कि किसने कहा कि जो पोइट है वो कैसा होना चाहिए, एक कॉमन लैंग्वेज बोलने वाला होना चाहिए, ऐसी लैंग्वेज बोलने वाला होना चाहिए जो एक आम आदमी की जो लैंग्वेज है ना। सो ये जो फेमस लाइन है ये बोली गई है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 64, हु कंसिडर वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। यानी हाई प्रीस्ट माना है नेचर का किसने, वर्ड्सवर्थ को। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, दी क्वेंसी ने उन्हें हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 65, वर्ड्सवर्थ सब्सक्राइब टू हुज बिलीफ। किसके बिलीफ के अंतर्गत, दैट ह्यूमैनिटी वॉज इसेंशियली गुड बट वॉज करप्टेड बाई द इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी। इस बिलीफ को वो मानते हैं, ये किसका बिलीफ है, तो ये बिलीफ रहा है रूसो का, और इसी पैटर्न पर वो आगे बढ़ते हैं और इस बिलीफ को ही वो अपना आदर्श मानते हैं, इसी को मानते हैं वो। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, रूसो। ये एक प्रकृतिवादी थे। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। यहाँ ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया बुक में, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क होगा यहाँ पे, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन, निम्न में से कौन सा वर्क जॉन मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड। ये जो वर्क है ये मिल्टन का नहीं है, बाकी तो ये आपको पता ही है, तीनों वर्क किसके हैं, मिल्टन के हैं। ऑफ एजुकेशन, एरियोपेजिटिका एंड ऑन शेक्सपियर। एंड TGT 2016 में ये आया हुआ है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 67, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। निम्न में से कौन सा वर्क मिल्टन के द्वारा नहीं लिखा गया है। ये भी वैसे ही है क्वेश्चन ऊपर वाला था जैसे, तो इनमें से आपको फाइंड आउट करना है कौन सा वर्क मिल्टन का नहीं है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि द पैसिनेट पिलग्रिम जॉन मिल्टन का वर्क नहीं है, बाकी सभी उनके वर्क हैं। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑन द लेट मासकर ऑफ पिडमंट, और ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट मिल्टन सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट मिल्टन की जो सोनेट है ऑन हिज ब्लाइंडनेस उसको लेकर सही है। सो TGT 2016 में ये आया हुआ है। देखिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है।
तो आपका जो सही स्टेटमेंट है वो हो जाएगा सी वाला सही। मिल्टन डिड नॉट गिव अ टाइटल टू हिज सोनेट, यानी कि जो टाइटल है इस पोएम का, ये मिल्टन ने नहीं दिया था, बल्कि द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज गिवन बाय लेटर एंथोलॉजिस्ट, जो एंथोलॉजिस्ट थे उनके द्वारा ये दिया गया था, ठीक है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 69, मिल्टन्स पैराडाइज रीगेन टेक्स इट थीम फ्रॉम, टीजीटी 2016 में आया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पैराडाइज रीगेन की जो थीम है वो मिल्टन ने कहाँ से ली है, तो वो थीम ली है उन्होंने सेंट ल्यूक्स गॉस्पल से। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 70, हु रिमार्क्स अबाउट हिज फादर गिविंग ब्लो, माई फादर destined me from my infancy to the study of polite literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए, जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन अपने फादर के बारे में कह रहे हैं कि मेरे फादर ने मुझे मेरी इन्फेंसी में लिटरेचर के बारे में बताया और समझाया, जब से मैंने उसे ऐसे गले लगा लिया लिटरेचर को कि मैं शायद ही, मुझे याद भी नहीं है कि कभी भी मैं, मतलब 12 साल की उम्र के बाद से मैं कभी भी आधी रात से पहले सोया हूँ, यानी हार्डली रिटायर्ड फ्रॉम माई बुक्स, मुश्किल से ही अपनी बुक से रिटायर हुआ हूँ। तो जॉन मिल्टन का था ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 71, दैट फोरसाइट वुमेन 1949 इज अ फिल्म एडप्शन ऑफ हिज गाल्सवर्दीज द फोरसाइट सागा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 72, Galsworthy's short story The Apple Tree was adapted into a radio play for Orson Welles। ठीक है, जो इनकी गाल्सवर्दी की शॉर्ट स्टोरी है द एप्पल ट्री करके, वो एक एडाप्टेड की गई थी रेडियो प्ले फॉर ऑर्सन वेल्स के रेडियो प्ले से। ठीक है, सो लेडी एस्थर एल्मेनक रेडियो सीरीज, यानी कि लेडी एस्थर एल्मेनक रेडियो सीरीज के नाम से एक सीरीज आती थी रेडियो पर, उससे उन्होंने ये स्टोरी अडॉप्ट की थी। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 73, द 1988 फिल्म इज समर स्टोरी वॉज बेस्ड ऑन गाल्सवर्दीज, यानी कि 1988 में एक फिल्म आई ए समर स्टोरी, वो किस पर बेस्ड है, गाल्सवर्दी के वर्क पर वो बेस्ड है। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, ये द एप्पल ट्री पर बेस्ड है इस समर स्टोरी, ये मूवी का नाम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 74, द प्ले ओपन्स इन द ऑफिस ऑफ जेम्स हाउ and Sons solicitors. The senior clerk Robert Coxon discovers that a check he had issued for 9 pound has been forced to 90। ठीक है, तो ये कौन से प्ले की इवेंट को इसमें स्टेटमेंट में दिखाया जा रहा है, जिसमें प्ले ओपन्स होता है एक ऑफिस में, ऑफिस से एक प्ले की शुरुआत होती है जिसमें जेम्स हाउ हैं और उनके सन, और जो सीनियर क्लर्क हैं रॉबर्ट कॉक्सन, उनको पता जब लगता है कि जो चेक उन्होंने इश्यू करा था 9 पॉइंट का, उन्होंने मतलब 9 पॉइंट का चेक इश्यू करा था, जिसको मतलब फोर्स कर दिया गया 90 से, उसे 90 कर दिया गया। ठीक है, गलती करी बाई एलिमिनेशन सस्पिशन फॉल्स अपॉन विलियम फोल्डर, जो एलिमिनेशन था इसका जो आरोप लगता है किसके ऊपर, विलियम फोल्डर के ऊपर, द जूनियर ऑफिस क्लर्क, वो जूनियर क्लर्क था। दिस स्टोरी बिलोंग टू, तो ये इवेंट है या स्टोरी किससे बिलोंग करती है, सो द प्ले जस्टिस बाई गाल्सवर्दी, है ना। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, जस्टिस, जो कि उनका प्ले आया ये 1910 में, 1910 में आया ये, और बहुत ज़्यादा फेमस प्ले है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 75, द वे ऑफ द वर्ल्ड इज़ अ प्ले रिटन बाय इंग्लिश प्ले राइट। द वे ऑफ द वर्ल्ड एक प्ले किस इंग्लिश प्ले राइट के द्वारा लिखा गया है, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, विलियम कॉन्ग्रीव। देखिए क्वेश्चन नंबर 76, विच प्ले हैज़ द फॉलोइंग करेक्टर, मिराबेल, मिलामेंट, लीडी विस्फर्ड, सर विलफुल ईटीसी, यानी कि जो करेक्टर हैं ये किस प्ले में अपीयर होते हैं। सो द वे ऑफ द वर्ल्ड विलियम कॉन्ग्रीव का वर्क है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 77, हु इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज नोवेल द विकार ऑफ विकफील्ड 1766, हिज पेस्टरल पोएम द डेजर्टेड विलेज 1770, and his plays The Good Natured Man 1768 and She Stoops
टू कंक्यूर 1771, फर्स्ट परफॉर्मेंस 1773। ये जो बेस्ट नोवेल हैं ये किसके लिखे हुए हैं, किसके द्वारा लिखे गए हैं? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ओलिवर गोल्ड स्मिथ के द्वारा लिखे गए हैं सभी की सभी नोवेल। और देखिए क्वेश्चन नंबर 78, who is thought to have written the classic children tale the history of little goody two shoes 1765? किसने लिखी है ये स्टोरी चिल्ड्रंस टेल द हिस्ट्री ऑफ लिटिल गुडी टू शूज? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, ओलिवर गोल्ड स्मिथ का वर्क है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 79, द स्कूल फॉर स्कैंडल इज अ कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिटन बाय। ठीक है, द स्कूल फॉर स्कैंडल एक बहुत फेमस कॉमेडी है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, किसके द्वारा लिखी गई है? एंड वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन लंदन एट डूरी लैंड थिएटर ऑन 8 मई 1777। ठीक है, तो ये लिखी गई है रिचर्ड ब्रिंसली स्वीडन के द्वारा, उनको स्वीडन कहते हैं और फुल नेम है उनका रिचर्ड ब्रिंसली स्वीडन। विच प्ले हैज़, कौन से प्ले में द फॉलोइंग या पॉपुलर कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं? सर पीटर टीजल, लेडी टीजल, सर ओलिवर सरफेस, जोसेफ सरफेस, चार्ल्स सरफेस, मैरिया लेडी स्नीवेल, सर बेंजामिन बैकबाइट। कौन से प्ले में मिलते हैं? सो द स्कूल फॉर कैंडल। सो द राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 81, Which of the following Victorian English poet and playwright was more famous for dramatic monologue and wrote the popular verse drama स्टेफोर्ड 1837, पीपा पासेज 1841? यानी कि कौन से विक्टोरियन इंग्लिश पोइट प्ले राइट जो कि जाने जाते हैं अपनी ड्रामेटिक मोनोलॉग को लिखने के लिए जाने जाते हैं, स्पेशली वो ना ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पॉपुलर एक दो वर्स ड्रामा लिखे जिनका नाम ये है जो मैंने अभी आपको बताया, पीपा पासेज और ये स्टेफोर्ड। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग को एक्चुअली ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए ही स्पेशली जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 82, हु इज़ द बेस्ट नोन फॉर द फॉलोइंग ड्रामेटिक मोनोलॉग? निम्न में से कौन इन ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाना जाता है? पोर्फिरिया लवर, माई लास्ट डचेस, द पीप पाइपर ऑफ हैमलिन, रब्बी बैन इजरा, एवलिन होप एंड फ्रा लिपोलिपी, द लॉस्ट लीडर, प्रोस्पाइस, है ना? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये फेमस सारी की सारी ड्रामेटिक मोनोलॉग का एग्जाम्पल है ये। 83, हु among the following was an English writer who made lasting contribution to English literature as a poet, playwright, essayist, moralist, critic, biographer, editor and lexicographer? ठीक है, तो कौन है निम्न में से? सो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सैमुअल जॉनसन, बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 84, पब्लिश्ड ऑन 15 अप्रैल 1755 अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पब्लिश की गई 15 अप्रैल 1755 को, इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डिक्शनरी इन द हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज रिटन बाय। तो द राइट ऑप्शन विल बी सी, सैमुअल जॉनसन के द्वारा, जो डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के नाम से जिन्हें जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो ग्रामर पर बेस्ड हैं। देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब, यानी कि यहाँ पे कुछ वर्ब्स दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म मतलब इनकी नाउन फॉर्म चुननी है। ठीक है, तो एक्ट है, एक्ट क्या है? एक वर्ब है ना, इससे आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है इसका, तो क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन ए, एक्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 86, 86 का है अपीयर। अपीयर का एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? अपीयरेंस। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, अपीयरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 87, बिहेव। बिहेव का जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो होगा बिहेवियर। सो डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 88, बिलीव। बिलीव मीन्स होता है विश्वास करना, इसका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो हो जाएगा बिलीव। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, बिलीव। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 89, चूज। चूज का क्या हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन चॉइस। सो आपका सही है ए वाला ऑप्शन, चॉइस। देखिए क्वेश्चन नंबर 90, सिंगुलर एंड प्लूरल। इसमें से हमें जो इनकरेक्ट पेयर है सिंगुलर एंड प्लूरल का वो फाइंड आउट करना है। जैसे स्पूनफुल, स्पूनफुल्स,
तो जो कंपाउंड नाउन होते हैं, जैसे कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं जैसे स्पूनफुल है, हैंडफुल है, कपफुल है, इनको एस लगाकर इनका प्लूराइजेशन किया जाता है और ये कंपाउंड नाउन होते हैं। तो यहाँ पर जो आपका इनकरेक्ट है वो आपका यही हो जाएगा स्पूनफुल, क्योंकि वैसे तो ठीक है एस तो लगी है लेकिन ये डबल एल है ये नहीं आएगा, है ना। सो राइट ऑप्शन विल बी ए। और बाकी जो ये आपके ये हैं ये बिल्कुल तीनों ठीक हैं। जैसे स्फिनिक्स का स्फिनिक्सेस होता है, स्टेडियम का स्टेडियम्स और स्टेडिया होता है, स्टिमुलस का स्टिमुली होता है, ये फॉरेन एक्सप्रेशन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 91, मोमेंटम मोमेंटा, मोनिजियर मोनिजर्स, मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ, म्यूजियम म्यूजियम्स। ठीक है, तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए। मोमेंटम का मोमेंटा नहीं होगा, मोमेंटम्स होगा। ठीक है, लेकिन स्पेशल कॉन्टेस्ट में कभी कभी मोमेंटा भी होता है, मोमेंटा भी ठीक है, लेकिन यहाँ इस संदर्भ में अभी मोमेंटम्स होगा। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। बाकी आपका जो मॉनिजियर है ये सभी ठीक है, मदर इन लॉ मदर्स इन लॉ ये होता है, ये ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 92, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, इंडेक्स का क्या होता है, इंडिसेस होता है ना। लैकुना का होता है लैकुने या लैकुनाज, लार्वा का लार्वेज होता है। ठीक है, तो ये जो आपके तीनों हैं ये तीनों सही हैं और हमें फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट। तो जो आपका इनकरेक्ट है वो डी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। जैसे मैडम है तो यहाँ मैडम ये नहीं आएगा, यहाँ पे मैडम सी होगा केवल। ठीक है, ए मतलब जो मैडम है इसमें केवल एस और इंक्लूड होगा, ये नहीं, यहाँ पर ई दे रखा है तो ई नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 93, पेट्रोलियम का पेट्रोलियम्स, पेंडुलम का पेंडुलम्स, फेनोमेनन का फेनोमेना, पोडियम का पोडिया या पोडियम्स होता है। ठीक है, तो जो आपका राइट ऑप्शन होगा वो होगा ए, पेट्रोलियम का हो जाएगा यहाँ पे पेट्रोलियम्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 94, सिंगुलर एंड प्लूरल यानी स्पेसीज स्पेसी, स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रा, स्टेटम का स्टेटा होता है, सब स्टेटम का सब स्टेटा होता है। तो स्पेक्ट्रेटम स्पेक्टेटा, स्टेटम स्टेटा, सब स्टेटम सब स्टेटा, तो ये तीनों ही आपके क्या हैं, सही हैं और ये लैटिन वर्ड्स हैं। ठीक है, तो इनका जो प्लूराइजेशन हुआ है वो बिल्कुल सही है। आपका जो इनकरेक्ट है वो आपका ए वाला है, स्पेसीज का स्पेसी नहीं होता, स्पेसीज का यही सेम ही रहता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों ही फॉर्म में, मतलब चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों फॉर्म में एक जैसे रहते हैं, तो उस टाइप का ये नाउन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 95, डेसीडेरिटम डेसीडेरिटाई, तो आपका जो इनकरेक्ट है वो आपका होगा ए। बाकी आपका डायनोसिस डायनोसिस होता है, डिक्टम का डिक्टा होता है, डायनामो का डायनामोज होता है, हो जाएगा, है ना। तो ये आपके तीनों ही सही हैं, जो इनकरेक्ट था वो ये था। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 96, हाइपोनोसिस हाइपोनोसिस होता है। ठीक है, हाइपोथेसिस का होता है हाइपोथेसिस, इम्पेचस का होता है इम्पेचसिस, इंडेक्स का होता है इंडिसेस। देखो INDICES इंडिसेस होता है। सो आपका जो राइट ऑप्शन होगा विल बी डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, सिंगुलर एंड प्लूरल, हाइपोनोसिस हाइपोनोसिस, हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस, इम्पेचस इम्पेचसिस, इंडेक्स का क्या होता है इंडिसेस, INDCES इंडिसेस होता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। जी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 97, सिंगुलर एंड प्लूरल, सीरफ का होता है सीराफ सीराफिम, सफ का होता है सफ, सीरीज का होता है सीरीज, सीरम का होता है सिराई। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो जी वाला है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, सीरम का होता है सीरम्स, या फिर आप सीरा बोल सकते हैं, सिराई नहीं होता। नंबर 98, डायमंड का होता है डायमंड्स। तो आपका जो इनकरेक्ट है वो ए है और बाकी इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन्स, फैसीमिल का फैसीमिल्स, फोकस का फोकी या फोकसेस दोनों सही हैं। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, डायमंड का डायमंड्स होगा, डायमंडोज नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 99, एल्यूमिनस का क्या होता है एल्यूमिनियम, एनालाइज का होगा एनालिसिस, एंटीना का होगा एंटीनाज।
सो द राइट ऑप्शन हो आपका जो हो जाएगा, जो आपका इनकरेक्ट है वो है आपका सी, एंटीना। एंटीना का क्या होगा, एंटीनाज होगा, केवल एस जोड़ेगी, है ना। और ये वही एंटीना है जो पुराने ज़माने में जब लोग टीवी देखते थे और ऊपर छत पे एंटीना लगा होता था ना, तो उसको ठीक करने के लिए जाते थे बचपन में, तो वो ही है ये, वो ही एंटीना है ये। तो इसमें केवल एस लग के ये प्लूरल हो जाएगा और इसमें ई एस नहीं लगेगा। एपेक्स का एपेक्सिस बिल्कुल सही है, यहाँ पर ये करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई मतलब मिस्टेक नहीं है। एपिसीज भी होता है और एपेक्सिस भी हो सकता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 100, सिंगुलर एंड प्लूरल। सो एपार्टस का एपार्टसिस ये भी नहीं होगा। ये एक लैटिन वर्ड है जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल में, जैसे अभी हमने स्पेसिस पढ़ा था ना, बिल्कुल वैसे ही इसका फंक्शन है। ये सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, ये एक जैसा ही रहता है ना। बाकी आपका अपेंडिक्स का अपेंडिसेस हो जाएगा, अपेंडिक्सेस भी हो सकता है। एक्वेरियम का एक्वेरिया या एक्वेरियम्स भी हो सकता है। एसिलम का एसिलम्स हो जाएगा, है ना। तो ये तीनों तो सही हैं आपके। सो आपका जो इनकरेक्ट था वो ये था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 101। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ड्वेल। ड्वेल की आपको पास्ट फॉर्म बतानी है और ये झारखंड टीजीटी 2016 में आया है। तो जो ड्वेल है उसकी जो पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, ड्वेल्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, है ना। ड्वेल की क्या हो जाएगी, ड्वेल्ट। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, ड्वेल्ट। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब रिप। यानी पास्ट पार्टिसिपल मतलब तो आपको इसकी थर्ड फॉर्म बतानी है। झारखंड टीजीटी में आया है 2016 में, ठीक है। तो रिप का क्या हो जाएगा, रिप्ड हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 103, अ नंबर ऑफ बॉयज आर रीडिंग दिस नोवेल बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नोवेल ऑफ इंडिया। सो आपका जो इसमें से किसी एक पार्ट में एरर है, सो आपको वही पार्ट को फाइंड आउट करना है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, क्योंकि आपकी यहाँ डी पार्ट में क्या है, एरर है। और अगर यहाँ पर है ना नोवेल की जगह नोवेल्स होता, यानी सिंगुलर प्लूरल की ही एरर है यहाँ पर, अगर नोवेल्स होता तब आपका क्या होता, ये करेक्ट होता। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 104, इफ द टीचर इज गुड द स्टूडेंट्स विल बी रेस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू दैम। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। यहाँ भी आपके डी पार्ट में एरर है, ठीक है, इस पार्ट में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 105, दिस द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी। यहाँ भी आपकी डी पार्ट में एरर है और ये जो सिटी है और इसका अगर सिटीज़ होता तब आपका ये करेक्ट होता। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 106, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट इन द होल कंट्री। सो आपका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यहाँ बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 107, देखिए क्वेश्चन नंबर 107, ऑन माई वे टू द रेलवे स्टेशन आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी। यहाँ आपके सी पार्ट में एरर है। अगर यहाँ पर क्या होता, यहाँ भी सिंगुलर प्लूरल वाली ही एरर है, वन ऑफ योर फ्रेंड्स होता है ना कि वन ऑफ योर फ्रेंड, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ कुछ आपको मिस स्पेल्ड वर्ड फाउंड आउट करने, टीजीटी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। देखिए टाइटल, पैसेज और एप्रोप्रिएट मिशन। सो यहाँ पे जो मिस स्पेल्ड वर्ड है वो है सी, पैसेज। पैसेज ईजी नहीं होता, इसमें होता है AGE होता है ना। तो आपका करेक्ट कौन सा हो जाएगा, सी। नेक्स्ट देखिए, विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग। निम्न में से करेक्ट स्पेलिंग कौन सी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। सो द राइट ऑप्शन विल बी डी, CANCELLED करेक्ट स्पेलिंग है, बाकी सभी क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 110। क्वेश्चन नंबर देखिए 110, स्टाफ स्टिफ जो करेक्ट स्पेलिंग आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है। TGT 5 में आया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, स्टाफ क्वार्टर्स। बाकी तो ये गलत है, यहाँ पर स्टिफ नहीं, स्टाफ सही है, यहाँ पर क्वार्टर्स की गलत है। दोनों स्पेलिंग इसमें सही है, तो बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैसेज है। तो पैसेज को तो आपको वहाँ पर
रीड करना है इसको अच्छे से, फिर क्वेश्चंस को रीड करके आपको जो स्पीकर है एंड जो पैसेज है उसकी उसमें स्पीकर की ओपिनियन क्या है उसको हमें समझना होता है, एंड देन हम इसे पढ़ के आसानी से वहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 111 से लेके 119 तक यहाँ पैसेज के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, देख लीजिए इसको। 119 का है ईगर, और ये पैसेज से ही रिलेटेड यहाँ पर वर्ड पूछा गया है। तो ईगर का मतलब होता है एक उत्सुक, तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, क्यूरियस। देखिए क्वेश्चन नंबर 120, इट इज़ नॉट नेसेसरी सेज स्माइल्स टू शो दैट इकोनॉमी इज़ यूजफुल। पीजीटी 2002 में आया है ये। सो राइट ऑप्शन विल बी ए, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये दोनों कॉमे में बंद हो जाएगी क्लॉज, फिर इसके बाद भी कॉमा आता है, सेज स्माइल्स इसके बाद भी कॉमा आएगा, टू शो दैट इकोनॉमी इज़ यूजफुल। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 121, वॉट ए लार्ज मेलन, आई थिंक आई मस्ट बाई इट, वॉट डू यू आस्क फॉर इट, मे बॉय सैड ही। पीजीटी 4 में आया है। सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, वॉट ए लार्ज मेलन, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, आई थिंक आई मस्ट बाई इट, फुल स्टॉप, व्हाट डू यू आस्क फॉर इट, कॉमा, माई बॉय, क्वेश्चन मार्क, सैड ही। ये आपका यहाँ पर सही है, बाकी तो सब गलत है। देखिए क्वेश्चन नंबर 122 से 125, चूज़ द अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द एक्सप्रेशन। आपको सही वन वर्ड चूज़ करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 122, प्लेस वेयर वर्ड्स आर केप्ट। ऐसा स्थान जहाँ वर्ड्स को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? सो द राइट ऑप्शन विल बी ए, अवेरी बोलते हैं उसको, अवेरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123, पर्सन हु प्रीटेंड टू हैव मोर नॉलेज, यानी ऐसा व्यक्ति जो दिखावा करता है कि उसे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यानी कि है ना, तो उसको बोलते हैं चार्टन। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, चार्टन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 124, पर्सन हु लाइव्स अलोन, मतलब लिव्स अलोन एंड अवॉइड्स अदर पीपल, यानी ऐसा व्यक्ति जो अकेला रहना चाहता है और दूसरे लोगों से बचना चाहता है, दूर रहता है, मतलब उसे एकांत पसंद है, एकांत प्रिय व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं रिक्लूज। सो द राइट ऑप्शन विल बी सी, रिक्लूज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर है 125, पार्ट ऑफ ए गवर्नमेंट विच इज़ कंसर्न विद मेकिंग ऑफ रूल्स, यानी कि गवर्नमेंट का वह पार्ट जो रूल्स का निर्माण करता है, यानी कि नियमों का निर्माण करता है। सो द राइट ऑप्शन विल बी बी, लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर को हिंदी में कहते हैं व्यवस्थापिका, और व्यवस्थापिका वह पार्ट अंग है सरकार का, अभिन्न अंग है जो कानून का निर्माण करता है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। सो गाइज ये थे हमारे 125 क्वेश्चन फ्रॉम प्रैक्टिस पेपर 29 से।